नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न हिस्ट्री से लिए गए हैं, सभी प्रश्न इतिहास से संबंधित हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो पहला विकल्प है ब्रह्मगिर। तो ब्रह्मगिर जो एक नवपाषाणिक स्थल है दक्षिण भारत में कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है। संगनकल्लू भी एक नवपाषाणिक स्थल है जो कि कर्नाटक में ही अवस्थित है। अर्कामेड जो है यह नवपाषाणिक स्थल नहीं है, बल्कि जो है यह रोमन व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और पुडुचेरी या पांडिचेरी में अवस्थित है। यहाँ से रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विकल्प डी है पिकलीहल भी एक नवपाषाणिक स्थल जो कि कर्नाटक में ही अवस्थित है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे दिया हुआ है सैंधव नगर और वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सूची फर्स्ट में सैंधव नगरों के नाम है, सूची सेकंड में वहाँ से प्राप्त सामग्रियों के या साक्ष्यों के संबंध में चर्चा है। तो जो मोहनजोदड़ो है, पहला है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से बृहद अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक। विकल्प बी है लोथल। तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? ईंटों से बना गोदीबाड़ा। तो 2, 3। ठीक। इसके बाद कालीबंगा है। तो कालीबंगा से नगर, दुर्ग और निचली बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 2, 3, 1। और सुतका केंडोर से जो है हमारा सही आंसर है विकल्प बी 2, 3, 1, 4। और सुतका केंडोर से क्या प्राप्त हुआ है? नगर, दुर्ग और किलेबंदी निचली बस्ती। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पुस्तक है जो अधिकारियों के वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? तो इसका उल्लेख जो है कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। नीतिसार कामंतक की रचना है। मनुस्मृति के जो है रचनाकार मनु है। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी पांचाल। यह जो है पांचाल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है तमिल व्याकरण से संबंधित है। और तोलकाप्पियम ग्रंथ के जो स्रष्टा हैं तोलकाप्पियर हैं। तोलकाप्पियर हैं। ठीक है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी तोलकाप्पियम। यहाँ हो गया, काल्पियम होना चाहिए था। विकल्प ए अहनानूर। तो अहनानूर और भी एक संगमकालीन ग्रंथ है और इसके जो लेखक हैं रुद्र शर्मन हैं। और इसमें जो है पांड्य राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बेसिकली यह एक प्रेम ग्रंथ है। विकल्प भी है कूरल। तो कूरल के जो लेखक हैं वह तिरुवल्लुवर हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के रोमनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला है राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख, गलत है। दूसरा कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख, ये भी गलत है। विकल्प सी ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में, तो यह हमारा जो है सही आंसर है। अशोक ने अपने शासनकाल के या अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है,
आपके रुम्मनदेही की यात्रा किया था और उसने जो है यहाँ पे 1/8 कर को माफ कर दिया था, जिसके कारण जो है वहाँ की प्रजा जो है इससे संतुष्ट हो गई थी। और कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न कि अशोक के किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है, तो रुम्मनदेही अभिलेख को ही आर्थिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें करारोपण के संबंध में विस्तृत साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में निम्न में से किनका उल्लेख है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है सातकर्णी का उल्लेख प्राप्त होता है, बृहस्पति या बृहस्पति मित्र का उल्लेख प्राप्त होता है। शकों का उल्लेख जो है खारवेल के अभिलेख में नहीं प्राप्त होता है, रटिकों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ABD विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित है। तो निवर्तन जो है यह भूमि मापन की इकाई होती है। विकल्प से हमारा सही है द्रम जो है मुद्रा से संबंधित है। इसमें जो गोचर में जो है बेसिकली जो गोचर है चारागाह वाली भूमि को गोचर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, विग्रहराज चतुर्थ हैं। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक सरस्वती मंदिर की स्थापना की थी, जिसका विवरण जो हरकेल नाटक में प्राप्त होता है, हरकेल नाटक में प्राप्त होता है। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी सरस्वती मंदिर की दीवारों को तोड़कर जो है यहाँ पे 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किया था। कभी कभी जो है विग्रहराज को बीसल देव लिख दिया जाता है, तो इसको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शैलेंद्रों द्वारा स्तूप किस जगह पर स्थित है, बनवाया गया स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो विकल्प बी, शैलेंद्रों ने जो है बोरोबुदुर में प्रसिद्ध स्तूप बनवाया है। शैलेंद्रों का मतलब शैलेंद्र वंशी शासकों ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्ति थी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, राजवर्धन जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, उसने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूर्तियों में कौन पल्लव काल की विशेषता है। तो हमारा सही आंसर है सोम स्कंद। पल्लवकालीन समय में पल्लव काल में जो है सोम स्कंद की मूर्तियां बहुतायत मात्रा में निर्मित होती थी। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कूट का प्रयोग करें। तो इसमें पहला है, वह एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार था, यह सही है। दूसरा, उसे लिच्छौदौहित्र कहा जाता है, यह भी सही है। तीसरा है, उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल की है, नहीं यह गलत है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के संबंध में सही है। तो हमारा अच्छा आगे भी देख लेते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख में उसके अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है, यह भी कथन सही है। जो इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्त है उसमें समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो है उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो विकल्प से हमारा सही आंसर है। क्या पूछा जा रहा है, समुद्र के गुप्त के संबंध में कौन सा सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने विकल्प दिया है, तो आपका हो जाएगा ABD। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर, हाँ ABD हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, बिल्हड़ विक्रमांक देवचरित, बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी, यह सही है। दूसरा है, बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, यह भी सही है। तीसरा है विज्ञानेश्वर, तो विज्ञानेश्वर ने दायभाग की रचना नहीं की थी, बल्कि विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी। दायभाग की रचना जो है जेमोतवाहन ने किया था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी।
और इसके बाद जो इसमें दिया हुआ है, सोमेश्वर तृतीय ने जो है अभिलषितार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, चोल काल के उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि जो यहाँ पे ग्राम सभा थी, ठीक, उसको 30 वार्डों में बांटा गया था, यह कथन सही है। दूसरा है, प्रत्येक उपखंड या प्रत्येक जो वार्ड था उससे 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, यह गलत है। प्रत्येक उपखंड या प्रत्येक वार्ड से जो है केवल 1 प्रतिनिधि चुना जाता था, ठीक है। अगला है, उम्मीदवार की उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होती थी, यह भी सही है। अगला है, उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था, यह भी सही है। जो सदस्य होते थे उनको वैदिक मंत्रों का ज्ञान होना आवश्यक होता था और 1/4 बेल का जो है भूमि का मालिक होना आवश्यक होता था, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है कि प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि नहीं चुने जाते थे बल्कि 1 प्रतिनिधि चुने जाते थे। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए हैं? तो चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखा गया है, अबू बकर के द्वारा लिखा गया है बेसिकली। अब इसके जो है इसका लेखक बहुत क्लियर नहीं है कि इसका लेखक कौन है। अबू बकर ने जो इसका फारसी में अनुवाद किया था, और बाबरनामा बाबर के द्वारा रचित है, तुर्की भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सही आंसर है विकल्प ए, शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तुर्काने चहलगानी के साथ जुड़ा नहीं था? तो बहाउद्दीन तुगरिल उसका सदस्य था, कुतलुक खां उसका सदस्य था, इमादुद्दीन रेहान जो है तुर्काने चहलगानी का सदस्य नहीं था। विकल्प डी, बलबन भी उसका सदस्य था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ सुमेलित नहीं है? तो पहला है मिफ्ताह उल फतूल। तो मिफ्ताह उल फतूल जो है अमीर खुसरो की रचना है, यह सही है। दूसरा है तारीख सलातीन अफगाना, एक ख्वाजा नियामतुल्लाह हरावी की रचना नहीं है, यह गलत है। अगला है सियासतनामा। तो सियासतनामा निज़ामुल मुल्क की रचना है, यह भी सही है। जफरनामा जो है याहिया बिन सरहिंदी की रचना नहीं है, बल्कि जफरनामा बताया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के जो है पत्रों का जो है यह संग्रह है। तो विकल्प बी और डी हमारा सही आंसर होगा। चूंकि पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी और डी विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाना यहाँ पे 2 बार हो गया है, खाने खाना का आवास स्थित है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प फतेहपुर सीकरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई? तो यह हमारा सही आंसर है विकल्प एफ पेशॉर्ट ने जो है इसका उल्लेख किया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद, धूल गर्द वाला शहर, और जहन्नुमाबाद, नरकी शहर बताकर तिरस्कृत किया था? विकल्प हमारा सही आंसर है अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को कालक्रमानुसार सजाएं और सही उत्तर का चयन करें। तो पहला इसमें सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। बेसेन की संधि हुई थी 1802 में, 31 दिसंबर 1802 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहले आएगा ए, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा बी, ए सी बी। इसके बाद में देखते हैं कौन सा विकल्प है। हाँ,
इलाहाबाद और कड़ा किशन तो 1765 हो गया। तो डी सी, ठीक है, हमारा सही आंसर है DACB। DACB हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, महायुद्ध में, महायुद्ध का मतलब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध से, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था। तो हमारा सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में जो है भारतीय सहयोग के लिए जो है अगस्त ऑफर किया था, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। तो विकल्प ए राजराज प्रथम ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया। हमारा अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था। तो हमारा पहला विकल्प मानसन था, विकल्प बी है क्लेवरिंग भी था, विकल्प सी है वार्बल भी था, विकल्प डी है एलिजा यम्पे। तो एलिजा यम्पे जो इसका सदस्य नहीं था, बल्कि फ्रांसिस समथिंग करके था, ठीक है, फ्रांसिस। और एलिजा यम्पे जो था उसमें 1774 में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी उसका जो है पहला मुख्य न्यायाधीश था। हमारा अगला प्रश्न है, तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला गया, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, चला, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं टाइप करने में गलती हो गई है, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति भी था, ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए चला नहीं भी था। किसने कहा था। तो विकल्प आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के विषय में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति था, ठीक है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था। सभी प्रश्न आपके TGT सोशल साइंस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।